Good morning, students. So today we are going to start our chapter number 4, Strategy of Industrial Growth between 1947 to 1990. Okay, so actually in our previous lecture we have discussed the chapter 3. Chapter 3 जिसमें हमने क्या स्टडी किया था? फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ एग्रीकल्चर। वो जो पिछला चैप्टर था वो सारा हमारा किसके ऊपर बेस्ड था? एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। और उसमें भी हमने क्या स्टडी किया था कि एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स हैं, ओके, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और कैसे जो है कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, तो वो सब स्टडी किया था। सो नाउ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, अब इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम ये स्टडी करेंगे, कौन सा पीरियड हम स्टडी करेंगे यहाँ पर? ये देखिए, जो 1947 टू 1990 इस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी क्या सिचुएशंस थी, क्या उनकी इम्पोर्टेंस थी, कैसे वो मतलब कितना उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे थी, और उनको डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज को की ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई हैं, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। यानी हम टोटल स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। और ये जो है चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत बार इसमें जो है इसमें से क्वेश्चन आपका जो है आता है बोर्ड में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, students. So first of all, we will discuss the importance of industry. हम इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस की स्टडी करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री की। एक्चुअली क्या होती है, इंडस्ट्री जो होती है ना, इट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक जो इंडस्ट्री जो होती है ना, वो एक कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो हम यहाँ पर बहुत पॉइंट्स देखेंगे, वो पॉइंट्स देखेंगे जो मतलब कि किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कोई भी इकोनॉमी जो है या कोई भी जो कंट्री है, उससे इकोनॉमी जो है उसको हम डेवलप इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी भी कब कहते हैं? जब हम इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा हम कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होगी, उतना ही वो कंट्री क्या होगी? डेवलपिंग या फिर डेवलप कंट्री या डेवलप इकोनॉमी बनेगी। और जितना ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर, जो भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? उस इकोनॉमी को या तो आप कह सकते हैं अंडर डेवलप कंट्री, या यू कैन से दैट इकोनॉमी, यू कैन से द अंडर डेवलप कंट्री एंड और बैकवर्ड इकोनॉमी। ओके, सो वो बैकवर्ड इकोनॉमी हो जाती है या अंडर डेवलप कंट्री कहलाती है अगर कोई भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। सो इंडस्ट्री जो है ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी एक इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। So yes, so industrial sector is one of the important sector as it plays an important role for the development of a country. ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के अंदर? एक कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर। एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। So a country is said to be developed country when the major portion of their country is engaged in industrial sector. yes, मैंने अभी आपको क्लियर किया है ना कि कोई भी कंट्री जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो मतलब एक कंट्री जिसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब मेजर पोर्शन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है, वो ज्यादातर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एंगेज्ड हैं, तो वो हमारी क्या होगी? कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी। और स्टूडेंट्स, सो यू नो दैट वी हैव three sectors: primary sector, industrial sector, और नंबर 3 tertiary sector या सर्विस सेक्टर। ओके, सो ये 3 सेक्टर होते हैं। तो अगर आपका जो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर, यू कैन से एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपका है या प्राइमरी सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर, कोई भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर पर ऑलमोस्ट डिपेंडेंट होती है। तो ऐसी इकोनॉमी जो होगी वो हमेशा क्या होगी? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, वहां पर डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जो इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स
इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना, जिस कंट्री की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादातर जो है अंगेज है, या आपका जो जीडीपी का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, ठीक है, तो वो कंट्री हमेशा डेवलप्ड कंट्री होगी या डेवलपिंग कंट्री होगी। आप देखते हैं जितनी भी डेवलप कंट्री हैं आजकल, यूएसए है, ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, आप देखिए वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और हम लोग कहते हैं कि अगर ऑलमोस्ट जो है ना, अगर मान लो किसी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें कि 40 to 50% अगर आपके 40 to 50% जो है अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में अंगेज होती है कोई भी इकोनॉमी, ठीक है, 40 to 50% तक, तो हम कहते हैं कि वो इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग में आ जाती है, ठीक है, या वो डेवलप हो सकती है। लेकिन या 30 भी नियर अबाउट आप कह सकते हो, ठीक है, वो 30 भी ठीक होगा। लेकिन अगर आपके बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेक्टर में इससे कम पोर्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो अंगेज है, तो वो आपके किस में आती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। ओके, सो अब यहाँ पर जो है दे आर सम पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री जो है उसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे जो ये शो करेंगे कि इंडस्ट्री जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट इज एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इट मींस इंडस्ट्री सर्व्स एज अ एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ एक आपको मतलब कि ये एक ना एपिसेंटर यानी कि एक सेंटर है किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एक सेंटर का जो है मतलब रोल प्ले करती है, ठीक है, मेन सेंटर होता है ये इंडस्ट्रीज किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री इज अ सेंटर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडस्ट्री जो है क्या है, एक कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर होती है। ओके, सो और इसमें क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट आते हैं, जैसे क्या करती है, क्यों ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये एक सेंटर है, बिकॉज इट रिप्लेस द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ओनली। एक्चुअली क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, अब हमें पता है कि जो भी हमें जो हमारी नेसेसिटी गुड्स है, फूड वगैरह है, वो सब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है, उसके ऊपर हमारी क्या है, डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकम बहुत कम है, इनकम बहुत कम है लेकिन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। और ये वो गुड्स होती हैं जो कि हमारे लिए नेसेसिटी गुड्स होती हैं, जो हम लेंगे ही लेंगे। और तो यहाँ पर जो हमारी क्या होती है, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काफी लो होता है, ठीक है, तो ये एक तरीके से ना क्या करती है, जब यहाँ पर जो है रिप्लेस करती है डिपेंडेंस को एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। यानी अब हम क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर से अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो ज्यादातर आप इनकम कहाँ से अर्न का हो जाएगी, उनको इंडस्ट्री सेक्टर से वो अर्निंग कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर के ऊपर जितनी कम डिपेंडेंस होगी, एग्रीकल्चर पर जितनी कम डिपेंडेंस होती है, तो इट मीन्स कि वो या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर में रिप्लेस हो गए हैं, या फिर हमारे कहाँ पर रिप्लेस हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर में। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। सो इंडस्ट्रीज हेल्प द एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इंडस्ट्री जो है वो और किस चीज में हेल्प करता है, अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर पहले आपने देखा कि जब ब्रिटिश टाइम में जो एग्रीकल्चर जो है मेन, हम उसके अंदर जो मतलब हम एक जो है ट्रेडिशनल जो हमारा एग्रीकल्चर करने का तरीका था, ट्रेडिशनली हम जो है चीज अपनाते थे, यानी कि हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे, ठीक है, हम जो है मतलब कि वहां पर हम कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते थे। लेकिन एग्रीकल्चर को जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो किसने प्रोवाइड की, एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहाँ से प्रोवाइड होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्रोवाइड होती हैं। ट्रैक्टर, थ्रेशर या और जितने भी आपके जो आपके केमिकल जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, HYVCs हो गई हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की गई है इंडस्ट्री के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो ये हेल्प करती है एग्रीकल्चर को क्या होने में, वो मॉडर्नाइज होने में। ओके, so industry, third one is industry depend the major portion of agriculture to satisfy the need of various consumers. अब industries demand, yes, industry demand the major portion of agriculture
टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द वेरियस कंज्यूमर। एक्चुअली क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन करती है, ठीक है, उसका जो मेजर पोर्शन है उसकी डिमांड कौन करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, वो उसे कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। सो वो क्या करती है? तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो कौन कर लेता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उससे क्या करता है? फाइनल गुड्स बनाता है, और उन फाइनल गुड्स से क्या होगा? वो फाइनल गुड्स क्या करेंगी? कंज्यूमर के जो नीड्स हैं उनको क्या करेगी? सेटिस्फाई करती है। तो इट मीन्स क्या हुआ? मतलब जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड कौन करता है? उसकी डिमांड करता है इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रीज उससे फाइनल गुड बनाती हैं, और फाइनल गुड से जो है वो क्या करता है? कंज्यूमर की जो नीड्स होती हैं उनको क्या करता है? कंज्यूमर्स की नीड्स को वो सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, तो ये सब करता है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जब तो ये क्या होगा? तो ऐसा जब होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी एक इकोनॉमी की। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ही वो डेवलप होगा, उतना ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर एक तो लोगों की क्या होगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी अगर इनकम इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी के अंदर जीडीपी जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, और ग्रोथ होती है, फिर डेवलपमेंट होती है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है इंडस्ट्री जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कैपी सेंटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का किसी भी इकोनॉमी की। ओके, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब क्या है? जो इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज जो होती है, इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो दिस बिकम्स सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन एंड द लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली। जो इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्योंकि ये क्या करता है? जब एग्रीकल्चर के ऊपर ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो जो उसके ऊपर ओवर बर्डन होता है ना उसको ये कम कर देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा लगी होती है, और उस लेबर फोर्स को वहाँ से निकाल कर इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिलता है। अब इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, उसमें आप याद कर सकते हो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपने स्टडी किया है। क्या होता है कि जब अब आप ब्रिटिश टाइम से देखें तो हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन नियर अबाउट 72% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। ओके, जब वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी तो उसे तो क्या हुआ कि अब मान लो अगर एक क्या है, एक मतलब कि आपके पास एक लैंड है, लैंड का एक टुकड़ा है, और उसके ऊपर सिर्फ आपको 2 लेबर की जरूरत है। ठीक है, लेकिन उस पर 2 की जगह 5 लेबर लगी हुई है। अब प्रोडक्शन तो उस लैंड ने उतनी ही करनी है ना, प्रोडक्शन तो उतनी ही होगी, उतनी प्रोडक्टिव उतनी ही प्रोडक्शन होगी जितनी वो कर सकता है। तो अगर आप उसके ऊपर 2 लगा लो, 3 लगा 2 लगा लो, तब भी उसने उतनी प्रोडक्शन करनी है। 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ या 10 लगाओ, लेकिन वो प्रोडक्शन उतनी ही करेगा। यानी कि जितने उसमें एक्स्ट्रा लगे हैं वहां पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी क्या है? बिल्कुल जीरो है। ठीक है, उनको अगर वहां से निकाल भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे क्या होगा? तो ऐसे इस तरह की जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो यहाँ से इसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जैसे जैसे डेवलप होती हैं वो उसमें हम लेबर को एंगेज करते हैं, वो एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनती है। सो स्टूडेंट्स,